प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी अवश्य करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म अपने अधिकार क्षेत्र में है तो आप कर्म करिए, फल कर्म के अनुसार ईश्वर अवश्य देगा। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थी, हम लोग 50 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में 51 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। ये मेरी जीवन यात्रा, अर्थ कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अर्थ कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। और टुकड़े टुकड़े दास्तान, मेरी जीवन यात्रा, अर्थ कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्थ कथा और मेरी जीवन यात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह रचना कब प्रकाशित हुई है। तो अब क्या भूलूं क्या याद करूं, अगर डी विकल्प पर दृष्टि डालें तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है यह 1969 में लिखी गई है, 1969 में। इसके अलावा टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है यह 1986 में लिखी गई है। और फिर अर्ध कथा जो है ये 1988 में लिखी गई है। और मेरी जीवन यात्रा 1946 में लिखी गई है। तो इस हिसाब से 1946 यानी सबसे पहले मेरी जीवन यात्रा होनी चाहिए, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर अर्ध कथा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस विकल्प में मेरी जीवन यात्रा है। तो मेरी जीवन यात्रा ये में है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं और फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान और फिर अर्ध कथा होना चाहिए था। तो विकल्प सही नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। तो आप ऐसे जान लीजिए कि 51 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, विकल्प इसमें नहीं है लेकिन सही विकल्प जो होगा वो मेरी जीवन यात्रा, जो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा है जो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अर्धकथा जो नगेंद्र की आत्मकथा है ये 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यह क्रम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 आपके सामने है विद्यार्थियों। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ये भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, संभोग। रसकलश, भारत भारती, उर्वशी, संभोग। उर्वशी, संभोग, भारत भारती, रसकलश, या संभोग, रसकलश, भारत भारती, उर्वशी। तो आइए इन कृतियों का रचना काल जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है, ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। उसके बाद उर्वशी है, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और विद्यार्थियों संभोग, ये जगदीश गुप्त की रचना है। इसका रचना काल स्पष्ट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1912, 1931, 1961, तो ये विकल्प ही सही हो जाएगा। ये विकल्प 52 नंबर प्रश्न का
सही उत्तर है ये विकल्प। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ए तुलसीदास परिमल नए पत्ते आराधना, या बी आराधना परिमल नए पत्ते तुलसीदास, या सी नए पत्ते आराधना परिमल तुलसीदास, या डी परिमल तुलसीदास नए पत्ते आराधना। तो परिमल की रचना तुलसीदास, ये जो तुलसीदास है निराला की ये रचना ये 1938 में हुई है। परिमल 1930 में लिखी गई है। नए पत्ते ये 1946 में, और आराधना की अगर बात की जाए तो ये 1953 में। 1938, 1930, 1946, 1953। तो 1930 सबसे पहले होना चाहिए, तो परिमल सबसे पहले डी विकल्प में है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह डी विकल्प सही हो जाएगा। परिमल तुलसीदास नए पत्ते आराधना ये कृतियों का अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए राग दरबारी धरती धन्ना अपना महाभोज झीनी झीनी बीनी चदरिया, बी महाभोज राग दरबारी धरती धन्ना अपना झीनी झीनी बीनी चदरिया, या सी धरती धन्ना अपना झीनी झीनी बीनी चदरिया महाभोज राग दरबारी, या राग दरबारी महाभोज धरती धन्ना अपना झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो आइए इनका रचना काल जानते हैं। राग दरबारी का रचना काल है 1968, ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है, ये 1972 में लिखा गया। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ये 1979 में लिखा गया। और झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है, ये 1986 में लिखी गई, 1986 में। तो इस आधार पर विद्यार्थियों अब आप देखिए, राग दरबारी 1968, धरती धन्नापन 1972, महाभोज 1979, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986। तो ये सारी रचनाएं क्रम से हैं, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। यानी 54वें प्रश्न का सही उत्तर है ये, राग दरबारी धरती धन्नापना महाभोज झीनी झीनी बीनी चदरिया। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, धरती धन्नापना जगदीश चंद्र का उपन्यास है, महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, और झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इसको आप भी जानते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। ए पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश, बी संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, सी संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत, डी अपभ्रंश संस्कृत प्राकृत पाली। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले यदि भाषा की बात की जाए तो संस्कृत पहले नंबर पर है, दूसरे पर पाली है, तीसरे पर प्राकृत है, और चौथे पर अपभ्रंश है। क्योंकि अगर पाली की बात की जाए तो पाली 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक आती है। प्राकृत जो है ये पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। संस्कृत जो है ये 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा की बोलियों का आविर्भाव हुआ है या हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इस दृष्टि से सबसे पहले संस्कृत होगी। तो विकल्प बी और सी में सबसे पहले संस्कृत है, लेकिन उसके बाद पाली होगी, तो बी में पाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। संस्कृत, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश ये हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, या ए गलत आर सही है। तो आइए विचार करते हैं। साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, यह जो है गलत है, क्योंकि साहित्य जो है सामूहिक अवचेतन का निषेध नहीं, बल्कि इसके माध्यम से साहित्य का स्वरूप बनता है।
और तर्क जो दिया जा रहा है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि साहित्य में केवल मन की अभिव्यक्ति नहीं होती है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आयाम की भी अभिव्यक्ति होती है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। इस प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस प्रश्न पर दृष्टि डालें तो विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है, ये सही है। यह जो तर्क है ये सही है, क्योंकि समता से विकास असंभव है, ये गलत है। तो ये सही और आर गलत किस विकल्प में है? ये सही आर गलत, तो ये सही हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कला सामाजिक अनुपयोगिता का अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो कला सामाजिक अनुपयोगिता का अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, ये सही है। यह जो है सही है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है, तो तर्क भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ये किस विकल्प में है? ए और आर दोनों सही है, डी विकल्प में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। तर्क दिया जा रहा है कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है। तो सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, यह तो सही है। आइए तर्क देखते हैं। कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है, तो यह जो है गलत है। मन के बाहर भी हो सकती है, ये गलत है। तो आपको देखना है ए सही और आर गलत किस विकल्प में है? सी, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो स्थापना तो सही है, नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध, तो यह सही है। लेकिन जो तर्क है उस पर विचार करते हैं, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है, ये एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है, ये जो है गलत है, क्योंकि और भी तमाम स्थितियां हैं जिनको जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। तो ये सही और आर गलत, ये विकल्प में है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। तो इसमें तो ये सही है, ये जो तर्क दिया गया है, ये जो स्थापना है ये तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया गया है ये गलत है। प्रेम दो कौड़ी का नहीं होता, प्रेम तो अनमोल होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये सही और आर गलत सी विकल्प में है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि अस्थाई साहित्य का लोक जीवन की तात्कालीन समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रश्न में भी विद्यार्थियों अगर आप विचार करें, अस्थाई साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, ये सही है, क्योंकि अस्थाई साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है, ये गलत है, संबंध होता है। तो ये सही और आर गलत सी विकल्प में है, तो सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। तर्क दिया जा रहा है, इसीलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। तो स्थापना एवं तर्क दोनों शुक्ल जी के निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद से लिए गए हैं, और इसमें अगर विचार करेंगे आप तो
ये तो सही है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो गलत है। तो ए सही और आर गलत, ये विकल्प में है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो ये तो सही है कि आधुनिकता का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग है, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है ये तर्क गलत है, तो इसलिए ये सही आर गलत ए विकल्प में है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्थापना तो सही है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, और जो तर्क दिया जा रहा है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है, ये गलत है। तो ए सही और आर गलत, ये सही और आर गलत बी विकल्प में है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक है। माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगिणी है, और सोहनलाल द्विवेदी का भैरवी है। नरेंद्र शर्मा का प्रवासी के गीत है। तो नरेंद्र शर्मा का प्रवासी के गीत है। तो इस हिसाब से आप विकल्प सही कर ले जाएंगे। बालकृष्ण शर्मा हम बिस्पाई तीसरा है, राम नरेश त्रिपाठी चौथा है, माखनलाल चतुर्वेदी पहला है, और सोहनलाल द्विवेदी जो है ये भैरवी है पांचवा। तो 3 3 4 1 2 5 3 4 1 5 3 4 1 5 है ना, 3 4 1 5 जो है ये सी विकल्प में है, तो विद्यार्थियों सी जो है सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतेंदु ये काव्य संग्रह नहीं है, प्रिय विद्यार्थियों जो है ये पत्रिकाएं हैं, यहाँ पत्रिका होना चाहिए। ये काव्य संग्रह नहीं है बल्कि पत्रिका है, ये आप जाने रहिए। तो पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास, पीयूष प्रवाह, थोड़ा छोटा कर लीजिए। अब आइए, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास, पीयूष प्रवाह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, आनंद कादम्बिनी, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। तो इस हिसाब से आप देखिए तो 4 और 4 5 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2, तो प्रिय विद्यार्थियों ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों भीष्म शाहनी का तमस है, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी है, राही मासूम रजा ये कटरा भी आरजू है, शिव प्रसाद सिंह अलग अलग बैतरणी है, और शहर में कर्फ्यू जो है ये विभूति नारायण राय का
उपन्यास है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे विद्यार्थियों तो भीष्म शाहिनी का तमस यानी 2-4-1-5 2-4-1-5 सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रस मीमांसा यह रामचंद्र शुक्ल का है। नाथ संप्रदाय हजारीप्रसाद का है। आस्था और सौंदर्य यह रामविलास शर्मा का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का है। तो इस हिसाब से जो है अगर आप देखेंगे तो जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गोबर गोदान का पात्र है। भुवन मृगनयनी का पात्र है। महामाया ये चित्रलेखा का पात्र है। और कुमारगिरी यह बाणभट्ट की आत्मकथा से है। नदी के द्वीप से शेखर वगैरह रेखा है। तो गोबर जो है ये गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। और बाणभट्ट की आत्मकथा यह है हजारीप्रसाद द्विवेदी नदी के द्वीप गेय, जबकि मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा और चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो इसमें इस दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो गोबर 4 और भुवन जो है वो 3 4-3-5-2 तो डी विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का विद्यार्थियों। चलिए 71वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रियंवद विद्यार्थियों प्रियंवद जो है ये है असाध्य वीणा जो अज्ञेय की रचना है। कमलावती यह प्रलय की छाया। औसी नरी उर्वशी से। नचिकेता आत्मजयी से। और गांधारी प्रमुख पात्र अंधायुक्त की है। तो इस हिसाब से इसमें देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अभिव्यंजनावाद ये है क्रोचे का है। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट का है। अस्तित्ववाद सार्त्र का है। विखंडनवाद जाक देरिदा का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 4-1-2-3 तो डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस कहानी है। अमरकांत की दोपहर का भोजन है। उषा प्रियंवदा की वापसी है। और यशपाल की कहानी पर्दा है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों जो 73 का ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मजदूरी और प्रेम जो है ये सरदार पूर्ण सिंह का है। कुटज हजारीप्रसाद द्विवेदी का है।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास का है, लोभ और प्रीत रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों जो ये विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी का ये आखिरी प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मैं उपन्यास को मानव का चित्र समझता हूँ, यह मुंशी प्रेमचंद की उक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, यह रामचंद्र शुक्ल का है। यह है, फिर से देख लेते हैं। मैं उपन्यास को मानव का चित्र समझता हूँ, यह मुंशी प्रेमचंद। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह जयशंकर प्रसाद। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, यह अजय प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो इस हिसाब से विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो आप मिलाएंगे तो A4 B3 A4 A3 B4 तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये रही आज की प्रश्नोत्तरी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्नोत्तरी से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आप वीडियो को देखिए और लोगों को भी संप्रेषित कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर वीडियो जो हम अपलोड करें ये तुरंत आपके पास पहुंच जाए। प्रिय विद्यार्थियों पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।